हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जो हमारे पास वो है, एक तो एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन एंड असिमेट्रीज इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे तो असिमेट्री इंफॉर्मेशन को पहले भी काफी बार बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इस टॉपिक में कुछ स्पेशल देखने वाले हैं। वो क्या कि कैसे हम जो है असिमेट्री इन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको हटा सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहेगा इस वीडियो का, वो क्या, एक्सटर्नलिटीज ऑफ एजुकेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हमें जो है वहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पहले समझते हैं एडवर्स सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो अ रिस्क अवर्स इंडिविजुअल, अब मान लो कोई भी रिस्क अवर्स इंडिविजुअल है, मतलब जिसको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो अपने आप को हर एक तरीके से सेफ रखने की पूरी कोशिश करता है, ये सब हम जानते हैं। तो अ रिस्क अवर्स इंडिविजुअल इज बेटर ऑफ बाय बाइंग इंश्योरेंस अगेंस्ट अनफोर्सीन कैलेमिटीज, कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो फ्यूचर में, कोई भी कैलेमिटी प्रॉब्लम आए, उसके लिए वो जो है वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बाय करके चलता है। An insurance company can make profit by providing insurance which is not actually fair। ठीक है, कि जो हम सोचते क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ प्रॉफिट बनाती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का अमाउंट पे करके, जो कि एक्चुअल में फेयर नहीं है। कंपनी प्रेफर्स लार्जर प्रीमियम पेमेंट देन द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। कंपनी एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखती है कि कम से कम उन्हें क्या करना पड़े, वो प्रीमियम पेमेंट जो है ना वो अपना ज्यादा रखती है एक्सपेक्टेड बेनिफिट से, यानी कि बेनिफिट कम का प्रोवाइड करेगी, प्रीमियम ज्यादा रखवाती है कि अगर फ्यूचर में कंपनी के साथ किसी तरह की दिक्कतें आई तो कंपनी उन दिक्कतों को रिजोल्व कर सकती है। क्योंकि इन्हें पता है कि कई बार हो सकता है कि फ्यूचर में मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से, है ना, हमें जो है वो प्रीमियम का रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अपनी कंपनी को सर्वाइव करवाना है तो इसलिए प्रीमियम को पहले ही जो है ना एक अच्छे अमाउंट पर सेट करती है, ताकि अगर फ्यूचर में प्रीमियम के रेट में कट भी करना पड़े तो उन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए प्रॉफिट मेकिंग में। इसके अलावा एक और जरिया होता है प्रॉफिट कमाने का, जब इतना सारा पैसा इकट्ठा होता है, यानी कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अपना इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई अच्छा खासा लमसम अमाउंट क्रिएट होगा कंपनी के पास, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं ताकि वहां से भी कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर सके। ये मेजर तरीके होते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पैसा जनरेट करने के। अब बात ये भी आती है कि चलो ठीक है भैया, प्रीमियम का रेट हाई कर लिया, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सब जो है ना कुछ मेजर तरीके होते हैं कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने के। अब आगे हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, मेजर इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, अ मेजर इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम, कि भाई इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम क्या आती है, विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज लेस इंफॉर्मेशन देन कस्टमर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व एज द कस्टमर वुड हैव बेटर नॉलेज अबाउट हिज एक्चुअल हेल्थ स्टेटस। तो हम जिस चीज के पे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम असिमेट्रीज इंफॉर्मेशन। तो हम जानते हैं कि जब हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास यानी कि सेलर के पास कम नॉलेज होती है लोगों की हेल्थ के बारे में, लोगों के रिस्क के बारे में कि किस लेवल का हेल्थ रिस्क है। लेकिन जो बायर्स हैं उन्हें प्रॉपर पता है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूँ तो मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पता है कि मेरी हेल्थ कैसी रहती है। ठीक है, मैं क्या क्या चीजें कंज्यूम करता हूँ जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, और कैसे कैसे मैं अपनी हेल्थ को बता सकता हूँ, वो सब मैं बेहतर जानता हूँ एक सेलर से। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएट क्या होती है, असिमेट्रीज इन इंफॉर्मेशन। और इन्हीं रिस्क से बचने के लिए जनरली कंपनी अपना प्रीमियम अमाउंट एक अपने बेनिफिट अमाउंट से, यानी कि वो बेनिफिट अमाउंट प्रोवाइड करेगी उससे हायर रखती है, यानी क्लेम अमाउंट से हायर रखती है, ताकि फ्यूचर में उसे किसी तरह के रिस्क में ना फंसना पड़े, है ना। तो ये चीज होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा, वो क्या, और ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती, ऐसा जनरली हर सेलर करता है। आप लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हो, जब आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो, है ना, तो आप वो चीज़ महंगे में लेके आते हो। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ आप महंगे में लेके आए हो, आप इसमें बार्गेनिंग करवा सकते हैं। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअल में जो भी पर्सन सेल करता है किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को, तो वो जो है वो अपने अमाउंट को जिसको से बेचना है उससे हायर करके बताता है। क्यों? क्योंकि ये सोच के चलता है कि जो कंज्यूमर आएगा वो कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो कट जरूर करवाएगा, कम जरूर करवाएगा, और जब प्राइस कट करवाएगा तो
तो मैं उसे उस प्राइस पे लेके आऊंगा जिस प्राइस पे मैं उस एक्चुअल चीज को बेचना चाहता हूं, ठीक है। और जो लोग प्राइस को कम नहीं करवाते, जिनको बार्गेनिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती, तो ऐसे लोग हमेशा ऐसे सेलर को एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्रिएट करके देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो एक बायर और एक सेलर के बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या है, लेस इंफॉर्मेशन देन कस्टमर्स अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, एज द कस्टमर्स वुड हैव बेटर नॉलेज अबाउट द हिज एक्चुअल हेल्थ स्टेटस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिकनेस ही बोल सकते हैं हम इसे, कि उसको पता है एक बायर को कि मैं क्या चांसेस है कि मैं बीमार पड़ूंगा या फिर मेरी जो हेल्थ है वो खराब होगी। देन द इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज केस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, कि बायर के पास तो प्रॉपर नॉलेज है अपनी हेल्थ के बारे में, बट सेलर के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिसको वो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। एडवर्स सिलेक्शन, अब आती है एडवर्स सिलेक्शन की बात। तो एडवर्स सिलेक्शन इज डिफाइंड एज स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर बोल के चलते हैं, बाय द मोर इन्फॉर्म्ड पार्टनर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पार्टनर। यहाँ पे क्या है, एडवर्स सिलेक्शन में क्या बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिहेवियर कैसी रहती है, बाय अ मोर इन्फॉर्म्ड पार्टनर, एक वो पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पार्टनर। जैसे कि इस केस में जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में बायर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सेलर के पास कम इंफॉर्मेशन है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो, या फिर क्या स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होगा वो, हम उसको क्या बोलते हैं, एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, हम यहाँ पे मान सकते हैं, दैट एज इंश्योरेंस मार्केट बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव, कि इंश्योरेंस मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, एंड इंडिविजुअल्स आर बोट टू फेस द ट्रू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फेनोमेनन ऑफ एडवर्स सिलेक्शन विल बिकम मोर सेवियर। ठीक है, कि जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरा पैसा अपना क्लेम करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो इंश्योरेंस जनरली लेते ही इसलिए हैं ताकि अगर उनके फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कतें आई तो वो जो है उस इंश्योरेंस के पैसे से अपनी दिक्कतों को सोल्व कर सकते हैं। और जनरली हमने ये चीज़ देखी भी है जब हम बात करते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम की, कि हेल्थ इंश्योरेंस जनरली वही पर्सन बाय करता है जिसको ये लगता है कि मेरी फैमिली में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा चलते हैं, हमारा डॉक्टर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, या फिर हमारी जो फैमिलीज़ हैं उसमें जो हेल्थ है लोगों की वो ज़्यादा वीक है, या फिर इम्यून सिस्टम बहुत ही ख़राब है जिसके चलते वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो पैसे की नीड जो है ना वो कभी भी एक ज़्यादा अमाउंट की नीड पड़ सकती है। तो ऐसे लोग जनरली अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, और जिनको पता है कि हमें छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो तो हम जब मर्जी चाहें तो किसी भी क्लिनिक पर जाके किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ठीक करवा सकते हैं, तो वो लोग जनरली हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना अवॉइड करते हैं। तो ये हो गई। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं सेलर है, ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क में फंस जाता है इंश्योरेंस को लेके, इसलिए वो अपना प्रीमियम ज़्यादा हाई रखते हैं ताकि वो लोग जो अपने आप को कवर नहीं भी करवा रहे हेल्थ के बेसिक पे, ठीक है, या फिर वो लोग जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपनी हेल्थ के साथ तो उनको ज़्यादा क्लेम देना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ऐसे केस में तो जो नॉर्मल है जिनका रिस्क कम होता है उनसे भी सेम पैसा चार्ज करके वो कहीं ना कहीं उस अमाउंट को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा पर्सन जिसके हेल्थ में ज़्यादा रिस्क है, एक ऐसा पर्सन जिसके हेल्थ में लो रिस्क है, दोनों जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम भरते हैं, जो कि लो रिस्क वाले को कम प्रीमियम लेना चाहिए और हाई रिस्क वाले से ज़्यादा प्रीमियम लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि वो हेल्थ के साथ ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम को जो मैंने डिस्कस करी ऊपर के पॉइंटों में कि एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है, या फिर हम जब बात करते हैं असिमेट्रीज इन्फॉर्मेशन ये क्या होता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सेवरल मेजर्स अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द कंसिक्वेंसेज ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, तो बहुत से मेजर्स अटेम्प्ट किए जाते हैं ताकि हम जो इन कॉन्सिक्वेंसेज को है वो एडवर्स सिलेक्शन के रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या आया, ऑब्टेनिंग करेक्ट डाटा, क्योंकि मेन बात किस चीज की है, डाटा की, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है एक सेलर के पास। अगर एक सेलर के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पर दिक्कत क्या है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। तो ऑब्टेनिंग करेक्ट डाटा अबाउट इंश्योरेंस के बारे में करेक्ट डाटा ऑब्टेन करो बायर्स, इंश्योरेंस बायर्स इन ऑर्डर टू सेट रेट्स, ताकि रेट्स को प्रॉपर तरीके से सेट किया जा सके, दैट आर मोर अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड chronically or ill and high risk individuals,
तो जो लोग ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपनी हेल्थ के साथ या फिर जो जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्रोनिकली इल रहते हैं, मस्ट पे हायर रेट्स एज अ रिजल्ट। तो उनसे ज़्यादा रेट्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाना खाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स करते हैं, ठीक है, या फिर टबैको प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को खुद ही रिस्क में डाल रहे हैं, और अगर उनका प्रीमियम बाकी लोगों के प्रीमियम जितना होगा तो वो कह सकता है कि जो बाकी जो लो रिस्क प्रीमियम्स है वो कहीं ना कहीं खर्च होगा ऐसे हाई रिस्क प्रीमियम्स को कि क्लेम को पे करने के लिए, है ना। यानी कि क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हाई रिस्क वाले लोग हैं वो जल्दी बीमार पड़ेंगे, अब जल्दी बीमार पड़ेंगे तो क्लेम भी उनको ज़्यादा देना पड़ेगा एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। तो पैसा कहाँ से आएगा? जो लोग लो रिस्क हैं उनकी जेब से, क्योंकि वो तो बीमार पड़ते ही नहीं है वो जल्दी, उन्होंने तो बस अपने आप को स्टेबल रखने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया हुआ है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट होना चाहिए कि हाई रिस्क वाले एक तरफ, लो रिस्क वाले एक तरफ, लो रिस्क वालों से कम प्रीमियम लो, हाई रिस्क वाले से ज़्यादा प्रीमियम लो। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स ये भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, भाई मेडिकल करवाना शुरू कर दे, कि मेडिकल करवा ले कि किनका हेल्थ ज़्यादा बेहतर है, किनका हेल्थ खराब है, जिनकी हेल्थ ऑलरेडी खराब है या फिर जो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनका प्रीमियम बढ़ा दे, और जिनकी हेल्थ ठीक है उनका प्रीमियम कम रखे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, लिमिटिंग कस्टमर चॉइस बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद जस्ट वन इंश्योरेंस प्लान। लिमिटिंग कस्टमर चॉइस, हम जो है कहीं ना कहीं कस्टमर चॉइस को जो है ना यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद जस्ट वन इंश्योरेंस प्लान, कि एक इंश्योरेंस प्लान कर दिया आपने। हाउएवर दिस लिमिट्स कंज्यूमर चॉइस एंड लोअर्स द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस परचेज, और ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस परचेज के अमाउंट को भी कर देगा, लो कर देगा। अब मैंने कि कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? लिमिटिंग द टाइमिंग ऑफ कस्टमर चॉइस बाय एस्टैब्लिशिंग प्री कंडीशंस और वेटिंग पीरियड्स, यानी कि आप पहले ही कुछ कंडीशंस लगा दो कि अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं करें तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज के साथ फ्रॉड भी होता है। सिर्फ कुछ जो उनके वो ना इंश्योरेंस, यानी कि कुछ बायर्स वो उनके फ्रॉड करने की भी कोशिश करते हैं इंश्योरेंस बाय करने के बाद, ठीक है, कुछ तरीके लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होता है क्योंकि अब जनरली जो है ना इंश्योरेंस कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवा लेती है कि आपको इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपकी फैमिली को या फिर आपको प्राइस पे किया जाएगा, और अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आते हैं तो आपको क्लेम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी क्लेम लेना भी इतना आसान नहीं रहा। हाँ, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस ले रखा है, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के फॉलो करके तब इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो किसी ने झूठ बोल दिया कि मैं तो जी अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं पीता या फिर मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता, ठीक है, और अपना इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन जब बाद में टेस्ट होंगे तो पता लग जाएगा कि भाई वो ड्रिंक करता है नहीं करता, वो टबैको प्रोडक्ट यूज़ करता है नहीं करता, ठीक है, तो उस टाइम पर तो कंपनी मना कर दी क्लेम देने से, क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में मना किया था, आपने कंज्यूम करना शुरू कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हम आपको क्लेम नहीं दे सकते हैं। तो ये होती है कि आपने प्री कंडीशंस लगा दिए यहाँ पे बिफोर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। तो वंस मोर दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ क्रोनिक और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स टू परचेज इंश्योरेंस। अब इस तरीके से जो है ना कहीं ऐसे लोगों से बच सकते हैं जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं या फिर क्रोनिक हैं, ठीक है, मतलब वो इंश्योरेंस जनरली करवाएंगे ही नहीं इस टाइप के बाद। तो ये चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पे टॉपिक खत्म। तो एडवर्स सिलेक्शन एंड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात कर ली हमने, उसके कंसिक्वेंसेस को रिड्यूस करने के तरीके भी देख लिए। अब समझते हैं अगला पॉइंट, वो क्या है? एक्सटर्नलिटीज ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन की फील्ड में एक्सटर्नलिटीज किस प्रकार से काम करती हैं, तो ये डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन की। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं आता, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन के अंदर क्या आती हैं? एक तो पहले बात हम दो तरीके की स्टडी की बात करते हैं, एक होता है हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल या फिर वोकेशनल स्टडीज़, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन। दूसरा हम बात करते हैं कि एजुकेशन के भी कुछ स्टेप होते हैं, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, फिर टर्शरी, हायर, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं यानी कि कुछ लोग जो है हायर स्टडीज़ की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए स्टडी एजुकेशन के स्टेप्स। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर कुछ स्किल्स भी आती हैं जो एक पर्सन को सिखाई जानी चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर में, ठीक है, उसे ऐसा ना बोले कि उसने सिर्फ पढ़ाई तो कर ली, उसका किताबी ज्ञान तो, पर उसका कोई स्किल नहीं है जिसकी वजह से हम उसे जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है एजुकेशन गेन करने के साथ साथ। अब बात आती है कि भैया हम तो बात कर रहे हैं एक्सटर्नलिटीज ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन के अलावा और कौन से फैक्टर हैं जो एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, या फिर एजुकेशन की वजह से कौन कौन चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो हम
सब जानते हैं। अब हम रह रहे हैं इंफॉर्मेशन एरा में, है ना, जहाँ पे एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। जिनके पास एजुकेशन है उनकी डिमांड रहेगी, जिनके पास एजुकेशन नहीं है या तो वो कोई लेबर वर्क करेंगे, ठीक है, या फिर उन्हें कोई पर्टिकुलर स्किल सीखनी पड़ेगी। और स्किल सीखना भी एजुकेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है, सीखना। और जब हम किसी स्किल की बात करते हैं वो भी सीखी जा रही है, तो सिंपल सी बात है वो भी एजुकेशन का पार्ट ही बन जाती है। तो या तो पढ़ो ताकि आप प्रोफेशनल जॉब ले सको, या फिर आपका कोई स्किल हो जिसके बेस पे आप काम कर सको। वरना जिनके पास किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ह्यूमन वर्कफोर्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि अब जमाना चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजीज की नॉलेज सबको चाहिए, ठीक है, एआई की नॉलेज सबको चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, तब जाके उन्हें क्या मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, वरना उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी। अब ये चीज समझते हैं एज अ हाइब्रिड और क्वेसी पब्लिक गुड। अब एक हाइब्रिड और क्वेसी पब्लिक गुड होने की वजह से एजुकेशन कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड भी है और प्राइवेट गुड भी है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सी गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं तो बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो पढ़ाई में दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज का डिफरेंस मानता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स में। वो डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का, कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको ज़्यादा डिसिप्लिन नजर आएंगे, ज़्यादा सिंसियर नजर आएंगे, और कुछ केस में तो वो भी नजर नहीं आते। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे आपको बच्चे उड़दंग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तोड़ते फोड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे दोनों तरह के सेक्टर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। अब जो पब्लिक सेक्टर यानी जो हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, उनका होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो है ना एजुकेशन की महंगे होने की वजह से एजुकेशन की कॉस्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि भाई वो लोग जो है वो एजुकेशन लेने के या तो लायक नहीं है या फिर एजुकेशन ले नहीं पा रहे। लेकिन जब हम बात करते हैं किनकी, प्राइवेट गुड्स की और प्राइवेट सेक्टर की, जब हम बात करते हैं प्राइवेट गुड्स की और प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को और भी स्किल्स जो है साथ साथ सिखाई जाती हैं, क्योंकि भाई उनसे फीस ली जाती है उस चीज़ की, है ना। उन्हें बहुत सी जगह क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता है ताकि बच्चे जो है प्रॉपर स्किल वगैरह सीख पाए। तो इसलिए दोनों ही सेक्टर अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर दिक्कत यह है कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट गुड्स की फीस सब लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, और पब्लिक गुड्स की क्वालिटीज़ बहुत बेकार हैं, है ना। क्वालिटीज या फिर जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत बेकार है। तो दोनों के अपने अपने क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सिंस देयर इज नो डिफिकल्टी इन प्रोहिबिटिंग समवन फ्रॉम यूटिलाइजिंग द सर्विस इफ दे डू नॉट पे। तो यहाँ पे जो है ना, अब एक सिंपल सी बात है, ये प्योर पब्लिक गुड तो है नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोगों को उनकी गुड्स और उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करने से रोक सकते हो, है ना, अगर वो फीस वगैरह पे नहीं कर पा रहे हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल की कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं या फिर स्कूल का प्रिंसिपल है वो निकलवा देंगे उन बच्चों को, हटा देंगे उन्हें, कुछ टाइम पीरियड का टाइम दे देंगे कि जब आप अब तक फीस सबमिट कर दो, और आपने फीस सबमिट नहीं की तो भाई आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह से क्या हो गया, वैसे तो है नहीं कि जो मर्जी जाके वहाँ पे पढ़ सकता है। हाँ, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा है कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, तो वहाँ पे कोई बच्चा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एडमिशन करवा के वहाँ पे पढ़ाई कर सकता है। पर गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत भी क्या है वो हम अच्छे से जानते हैं, कितनी अच्छे से वहाँ पढ़ाई होती है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, है ना। और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है आज के एरा में वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बिना इसके तो अब काम नहीं चलने वाला। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग एन एडिशनल चाइल्ड इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, कि मैं एक एडिशनल बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कभी भी जीरो नहीं होती है। वो जीरो क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर एक बच्चे पे खर्चा आता है। वो अलग बात है कि जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स से फीस नहीं ली जाती, बच्चों से फीस नहीं ली जाती, लेकिन क्या खर्चा नहीं आता उन्हें पढ़ाने में। गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी देखो कितनी कितनी होती है, 1-1 लाख रुपए के आसपास होती है। उन्हें पे कौन करता है? गवर्नमेंट पे करती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है, ताकि ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ा रहे उनके बच्चे भी पढ़ पाएं। बट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिशियल एक्सटर्नलिटीज, लेकिन बहुत जो है ना बेनिफिशियल एक्सटर्नलिटीज है कनेक्टेड टू स्कूलिंग। दिस इंडिकेट्स दैट एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन, की एडवांटेजेस क्या है एजुकेशन की, बियॉन्ड इंडिविजुअल स्टूडेंट टू एंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए। क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो है बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तो उनमें मॉरल वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संस्कार होने बहुत ज़रूरी हैं। संस्कार होंगे, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, किसी भी गलत
तरीके में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग पूछते हैं ना कि पढ़ाई का फायदा क्या है, पढ़ने का बेनिफिट क्या है, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बन जाता है हमारा। जब हम मैथ्स के अलग क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, साइंस के अलग टॉपिक्स को रीड करते हैं, तब हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव होना शुरू होता है, हम जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। दूसरी बात, हम एक चीज और इंपॉर्टेंट, मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट मानता हूँ पढ़ाई का जो एक और बेनिफिट है वो क्या, आप बुरी चीजों से बच के रहते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा माइंड जो है ना वो खाली नहीं रह सकता, इसलिए कई बार हम लोग डायलॉग यूज भी करते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम बिजी हैं तो हमारा ध्यान जो है उस पर्टिकुलर उस काम पे रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस वीडियो बनाने पे है। अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ तो हो सकता है मेरा मन फोन चलाने का करे, या मेरा मन टेलीविजन देखने का करे, या फिर मेरा मन घूमने का करे, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे काम में इंडल्ज हो जाते हैं जो काम ना तो हमारे लिए अच्छा है ना ही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत करना बहुत जरूरी है, वो होता है, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करना उस चीज को। लेकिन एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक ऐसी क्वालिटी देता है जिसके जरिए वो अपने आने वाली जनरेशन को बेटर कर सकते हैं और अपने सोसाइटीज़ को भी बेटर कर सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। यानी कि हम एजुकेशन से एक पर्सन को लायबिलिटीज से एसेट में कन्वर्ट करते हैं। तो एन एजुकेटेड वर्कफोर्स इज एसेंशियल टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए एसेंशियल है कि एजुकेटेड वर्कफोर्स हो, क्योंकि लेबर फोर्स क्या ही इतना जनरेट कर लेंगे, ठीक है, तो वो सब एक दिक्कत ही रहेंगी। सिंस इट मेक्स ईजियर फॉर पीपल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। और यही नहीं, जब माइंड क्रिएटिव होगा, लर्निंग माइंड होगा लोगों का, तो लोग जो है नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे एंड प्रोड्यूसेस मोर लेबर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए और अच्छा है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं इस चीज को यूज करते हुए। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है ऑब्जर्व गैप्स बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन। कई बार हम जो है वो कुछ गैप्स भी देखते हैं सोशल एडवांटेजेस और प्राइवेट एडवांटेजेस के बीच में ऑफ एजुकेशन व्हेन एट 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। हम 3 लेवल्स एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी हो। वैसे तो अब राइट टू एजुकेशन हमारे उसमें भी है फंडामेंटल राइट्स में, कि जहां पे हम ये बोलते हैं कि 14 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है ना, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को ना तो आप लेबर में इन्वॉल्व कर सकते हो ना ही आप उनसे कोई काम करवा सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ राइट्स कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही लिखी रह जाती हैं। आप अपने आसपास देखना, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, ठीक है, जो इस उम्र से छोटे हैं लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के होने के बावजूद भी वो किसी न किसी वर्क फोर्स में ही क्या है लगे हुए हैं। अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वो बचपन से ही अलग कामों में इंडल्ज हैं। तो ये सब गैप्स हो गए व्हेन एट 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। जो हम 3 लेवल की बात करते हैं एजुकेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हायर, विच आर कोज्ड बाय वेरिंग डिग्रीज, जहाँ पे हम अर्ली डिग्रीज को अचीव करते हैं ऑफ एक्सटर्नलिटीज कनेक्टेड विद 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और जिसके पास जितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा उसने डिग्रीज का रखी होंगे, मतलब उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो। लेकिन दिक्कत अब ऐसी हो चुकी है कि मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिग्रीज जो है ना वो ले लिया, पर इजीली, क्योंकि अब चीटिंग के कोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पेपर दे के करप्शन आ चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, तो लोग इजीली डिग्रीज अचीव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, है ना। आज भी आप लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे फालतू बेरोजगार हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ही हैं। उसका एक मेन रीज़न है, वो पढ़े लिखे लोग तो हैं बट उनके पास वो माइंड सेट नहीं है, वो स्किल्स नहीं है जिसके दम पे वो पैसा जनरेट कर सके। मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का, तो टॉपिक मैंने आपको समझा ही दिया। जैसे हम बात करते हैं कि जब हम अपने फादर्स की जनरेशन की बात करते हैं, ग्रैंडफादर की, उस टाइम पे 10th करना 12th करना अपने में बहुत बड़ी बात होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग उस टाइम में मुश्किल था पढ़ना मेरे भाई। अब पढ़ना ईजी हो गया है, पढ़ना भी ईजी हो गया है, ठीक है, एग्जाम्स को क्रैक करना भी ईजी हो गया। उस टाइम पे 60%, 70%, 80% नंबर आना अपने पे बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे इतने सोर्सेज नहीं थे, ठीक है, कंपटीशन भी आप कह सकते हो कम था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे पढ़ना इतना ईजी नहीं था, रिसोर्सेज इतने ईजीली अवेलेबल नहीं थे। अब जितने ईजिली अवेलेबल है रिसोर्सेज, जितने इसी तरीके से बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? उतनी ही लैक ऑफ स्किल्स है लोगों के बीच में, जिनकी वजह से उन्हें डिग्रीज तो मिल जाती हैं बट जॉब्स फिर भी नहीं मिलती, है ना। अब आप भी चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉलेज के एग्जाम क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? अब बच्चे में से कई बार पूछते हैं, वैसे मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा अभी, कितना टाइम सफिशिएंट है एक कॉलेज की स्टडी को कंप्लीट करने में। मेरे हिसाब से लास्ट का 1 मंथ जिसमें आप पढ़ाई करते हो कॉलेज के लिए, उतना बहुत होता है कॉलेज के लिए। उतने में एक अगर अच्छा बच्चा है वो आराम से पढ़ के सारे सिलेबस को, एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है कॉलेज के। और पता नहीं फिर भी लोगों की बैक कैसे आ जाती है,
पता नहीं ऐसा क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं उतारूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।